अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीनो हज़रात, आज हमारा शो स्पेशली कराची के नाम है। कराची जो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की शहरग है, मुआशी शहरग है, फाइनेंशियल हब है, मेट्रोपोलिस है, पोर्ट सिटी है, क्या कुछ नहीं है कराची। लेकिन फिर बहुत सारे इश्यूज भी यहाँ पर बसते हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सियासत के मैदान की बात की जाए तो कराची के अंदर हमने देखा कि पीटीआई ने भी एक दौर में 21 एमएनए की सीटें जीती थी, एक दौर में एमक्यूएम का यहाँ राज होता था, लेकिन अब यहाँ पीपल्स पार्टी का होल्ड है, मुकम्मल होल्ड है। लेकिन पीटीआई चाहती है कि वो वापस से यहाँ पे अपने वोटर्स को मोबिलाइज करे, इंगेज करे। शायद इसीलिए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कराची के दौरे का फैसला किया है। जलसे का भी ऐलान कर रखा था, इजाजत मांगी थी, जिना ग्राउंड में इजाजत नहीं मिली। देखते हैं अब कहाँ इजाजत मिलती है। जलसा करने का प्लान अब भी बरकरार है ताकि वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज करके एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिसपे वो साथ मिलकर तहरीक चला सकें। सोहेल आफरीदी तहरीक चलाना चाहते हैं, अगले इलेक्शंस के लिए भी कैंपेन कर रहे हैं। यकीनन पीटीआई चाहती तो जरूर है कि वो वापस कराची में आए, अपना पावर शो करे, लेकिन हालात अब वैसे नहीं रहे। कराची के बारे में हम बात करें तो हम कराची में आज वज़ीर आला सिंध ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है 84 अरब रुपए के पैकेज का। उन्होंने कहा कि दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल करने के लिए जामे मनसूबा बंदी की गई है। चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से, जो कि हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ पे 3 बार इलेक्शन जीत चुकी है कंटिन्यूसली। ये भी कहा गया है कि बहुत सारे रोड्स बनाए जाएंगे, शाहराएं तामीर की जाएंगी, फ्लाईओवर्स होंगे। बहुत ज़रूरी है कि ये काम हो जाता बहुत पहले, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये 84 अरब का जो पैकेज है, इस पे काम मार्च 2026 से शुरू किया जाएगा, तब जाके काम शुरू होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। सड़कों का हाल हम जानते हैं कराची की। कराची में कचरे का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, सारे मसले, गैस का मसला, हर सब कुछ अपनी जगह खड़ा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है कराची, उसको उस तरह अपना शेयर नहीं मिलता। इसके ऊपर हम तफसीलन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ क्लाइमेट चेंज की। कराची में मैं रहता हूँ और मैं जानता हूँ कराची में वैसे सर्दियाँ दिसंबर के महीने में आ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा सर्दियाँ हमें जनवरी में महसूस हुई हैं। जनवरी में जाके वो सर्दी आई जिसके बाद लोगों ने अपनी जैकेटें दिन में भी पहनना शुरू कर दी। वैसे हमारे यहाँ सर्दी आप जानते हैं कराची में रात 12 से सुबह 6 बजे तक चलती है और फिर वापस से गर्मी हो जाती है। रात की सर्दियाँ, दिन में गर्मी। तो कराची में जो बदलता मौसम है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। न सिर्फ हमारे किसानों के लिए बिजाई से कटाई तक का टाइम चेंज हो गया है, हम एहसास नहीं कर रहे हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए, लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दुबई बड़ा तरक्की याफ्ती शहर है, हम जानते हैं। वहाँ पे 2026 का नया रूल निकाला है कि 1 टाइम प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होगी। हमारे यहाँ मुल्क में अगर बात की जाए तो हम देखते हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में अब तो प्लास्टिक की थैलियाँ नज़र नहीं आती हैं। वहाँ एक अलग किस्म की कपड़े जैसी थैलियाँ इस्तेमाल होती हैं। सैडली कराची में अब तक वो थैलियाँ नहीं आई हैं। यहाँ पर अभी भी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। लॉ पास हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। कराची में एक और इशू हम देख रहे हैं 2026 में। अभी हम जानते हैं कि इब्तिदाई 10 दिन ही गुजरे हैं पहले महीने के। जो कुत्ते के काटने के नंबर्स मेरे सामने आए थे वो हैरानकुन थे। 1000 से ज़ायद डॉग बाइट्स केसेस आ चुके हैं। हम जानते हैं डॉग बाइट्स इसलिए सीरियस होते हैं कि अगर इनको वैक्सीन बर वक्त ना मिले, 15 से 20 मिनट साबुन के साथ इस जख्म को ना धोया जाए फ़ौरन, तो इससे रेबीज़ होने का खतरा है। और रेबीज़ 90% फेटल होती है, इंसान की जान भी जा सकती है। हमें इंसानों की जानों की कदर है, हम ह्यूमन राइट्स को भी मानते हैं, हमें कुत्तों की जानों की भी कदर है, हम एनिमल राइट्स को भी मानते हैं। लेकिन सैडली जो प्रॉब्लम और सिचुएशन कराची के लोग फेस कर रहे हैं, सिंध के अंदर भी बहुत सारे शहरों में सिचुएशन फेस की जा रही है, इसका सलूशन क्या है, ये हम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट से भी बात करेंगे आज, और स्टेक होल्डर से भी, पॉलिसी मेकर से भी इस बारे में सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज द सलूशन मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं शेख माज फिरोज साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ अरशद वोरा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। अरशद वोरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ सैफुद्दीन एडवोकेट साहब मौजूद है, जमात इस्लामी के, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, आपकी कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। सारे मेहमानों का गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा कराची से। पीटीआई दोबारा अपनी पोजीशन हासिल करना चाहती है कराची में। सोहेल आफरीदी अपने वोट बैंक को मोबिलाइज करना चाहते हैं। हम जानते हैं सर 2017 के इलेक्शन में कराची से पीटीआई ने बहुत ज़्यादा वोट्स हासिल किए थे, 21 एमएनए की सीट्स थी। इस सवाल में सबसे पहले अरशद वोरा साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सवाल यह है सर कि कराची में क्या पीटीआई वापस आ सकती है? अरशद वोरा साहब, अब उनके पास स्पेस नज़र आ रहा है आपको पॉलिटिक्स का? कराची में जो सख्तियाँ पंजाब में थी वो यहाँ पे तो उतनी वाज़े नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तो सईद गनी साहब उनको रिसीव करने भी एयरपोर्ट पहुंचे सोहेल आफरीदी को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया है कि उनको जो है खुली छुट्टी दी है, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकें, जिस स्ट्रेंथ को ये क्लेम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए एक मखसूस तबका है, मैं उसकी फर्दर डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, जो कि उनको सपोर्ट करता है। और 2018 की सीटें भी सबके इल्म में है कि किस तरीके से इन्होंने ली थी। और फिर उसके बाद उनकी तकरीबन 3.5 पौने 4 साल हुकूमत जो थी, उसमें जो कराची के लिए उनकी डिवोशन थी या कराची के लिए उनकी जो कारकर्दगी थी, वो जीरो भी नहीं बल्कि माइनस में ही थी, मैं समझता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि कोई जो है उनको वेलकम कर रहा है। कराची की आवाम जो कि कराची से ताल्लुक रखती है, वो मेरे ख्याल से दे आर इग्नोरेंट ऑन दिस। और ये पता चल जाएगा, शायद मेरे ख्याल से संडे का उन्होंने जलसा भी रखा हुआ है, तो उस जलसे से पता चल जाएगा कि क्या इनकी कारकर्दगी है। लेकिन देखें, 2, 4, 5 हजार लोग जमा कर लेना कोई ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी, हाँ जलसा कहते हैं, जलसा जो कि इसमें लाखों की तादाद में जब लोग मौजूद हो तो उसको कहा जाता है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स वैसे पब्लिक की तरफ से आया है। अरशद साहब, लेकिन कराची का जो वोटर है सर, वो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड इस वक्त हुआ है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मुस्तफा कमाल साहब के रीसेंट स्टेटमेंट के बाद जो है एमक्यूएम के अंदर रिफ्ट्स बढ़ गई हैं, इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं है। उनका वोटर भी थोड़ा सा डिवाइड हुआ है, धड़े बने हैं। हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो पावर प्ले है उनका, जिसकी वजह से वो पावर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स हैं, उनका सिस्टम है, उनका नेटवर्क है, इतने सालों से हुकूमत में है। जमात इस्लामी बड़ी मेहनत करती आई है। मैं समझता हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब पिछले इलेक्शन में जो मकाम उन्होंने जमात इस्लामी ने कराची में हासिल किया था, अब भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जमात इस्लामी के, उनका वोटर उनके साथ बिल्कुल लॉयल है। लेकिन बड़ी तादाद में कराची में ऐसा वोटर है अरशद साहब जो कि कंफ्यूज्ड है इस वक्त कि मुझे कहां जाना है अगले इलेक्शन में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कराची का वोटर कंफ्यूज है। और जो अभी आपने बात कही कि एमक्यूएम के अंदर जो रिफ्ट की बातें होती हैं, देखिए हर पार्टी में जो है इस किस्म के इश्यूज होते हैं, कहीं कुछ कम होते हैं, कहीं कुछ ज्यादा होते हैं। लेकिन माजी में ये देखा गया है कि जमात इस्लामी को भी हुकूमत मिली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तकरीबन 17 साल हो गए, 18 साल होने हैं, सिंध गवर्नमेंट पे हुकूमत कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वक्त जो है लोकल बॉडीज भी उनके पास हैं पूरे सिंध की। और सिंध में जो जिस तरीके से काम हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पर सिंध अर्बन एरियाज में और कराची में लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है एमक्यूएम को एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए। हाँ, K4 जो है वो एमक्यूएम की काविशों से जो है वफाक मुकम्मल कर रही है और इंशाअल्लाह ताला इस साल में वो मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से जो है ग्रीन लाइन का जो मंसूबा रुका हुआ था, एमक्यूएम ने वफाक के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के इश्यूज थे, उन इश्यूज को रिजॉल्व किया। आज जो है K4 का कंप्लीशन का प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अलामी मैं आगे बढ़ूं, अब सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, आपकी नज़र में कराची का वोटर क्या कंफ्यूज्ड है या नहीं? आपकी नज़र में कराची का जो डेवलपमेंट का हक था वो उसको क्यों नहीं मिला? आपकी नज़र में आज कराची जब सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं तो क्या उनको ओपन ग्राउंड मिलना चाहिए सियासत के लिए, जलसा करने के लिए, या पंजाब वाले हालात ही पैदा करने चाहिए यहाँ पे? एडवोकेट साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची का वोटर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। 2023 और 2024 की जो इंतखाबात थे, बल्दियाती इंतखाबात और कौमी इंतखाबात, उसमें कराची का शहरी अपना जहन बिल्कुल वाजे कर चुका है। एक बात ये कही जाती थी कि 2023 के इंतखाबात में एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए जमात इस्लामी और पीटीआई को सीटें मिली। लेकिन 2024 के इंतखाबात में जिस तरीके से लोगों ने एमक्यूएम को मुस्तरद किया और जमात इस्लामी और पीटीआई ही को वोट डाले, तो उसके बाद ये बात कहना कि कराची का वोटर कंफ्यूज है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक दलील देने दे, इस जुमले पे एक दलील देने दे। आपने एक बात की, इस पे एक छोटी सी दलील देने दे। वोटर ने तो वोट दिया था जमात इस्लामी के मेयर के लिए, लेकिन आखिरी रात को पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया। हाफिज नईमुर रहमान साहब अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे, कुछ ना कर पाए। यही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए, कराची में जो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि यहाँ का जो वोटर जिसको वोट डालता है उसको उसका हक इंतखाब नहीं दिया जाता। यहाँ पर लोगों ने जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट डाले। 5 लाख वोट जमात इस्लामी को मिले थे, 3 लाख वोट पीटीआई को मिले थे और 1 लाख वोट पीपल्स पार्टी को मिले थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मैनिपुलेशन करके अपना मेयर बनवा लिया, और जिस तरीके से बनवाया वो सबको मालूम है कि किसकी आशीर्वाद से बना। तो ये जुल्म जो कराची वालों के साथ हुआ वो तो अपनी जगह है।
दूसरी बात ये देखिए, पीपल्स पार्टी इस काम नहीं करती कि पीपल्स पार्टी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है कराची की। पीपल्स पार्टी का जो माजी रहा है कराची के हवाले से, कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। अब तो सिंध के लोग भी पसंद नहीं करते। हम तो ये सुन रहे हैं कि सिंध के लोग भी झोलियां फैला फैला के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से निजात दे दे, क्योंकि देखिए 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। आपने फरमाया कि 84 अरब रुपए के उन्होंने पैकेज का ऐलान किया है। हम ये पूछते हैं कि पहले इनसे पुराने पैसों का हिसाब लेना चाहिए। फिर हजारों अरब रुपया इन्होंने कर्जा लिया हुआ है बाहर के इदारों से, वर्ल्ड बैंक से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बहुत सारे बैंकों से लिया हुआ है। इसके बाद कराची को इन्होंने इस हाल को पहुंचाया। तो इसलिए कराची में पीपल्स पार्टी कितने ही ऐलान कर दे, इसकी हकीकत को सारे लोग जान चुके हैं। उनके दौर के बाद आपका दौर दोबारा नहीं आया सर। दोबारा इसलिए नहीं आया, दोबारा इसलिए नहीं आया कि एक तो एमपीएम का जबर का जो दौर था उसमें वो किसी को काम नहीं करने दे रहे थे। आपने अब तो खुद सुन लिया, मुस्तफा कमाल साहब की जबानी सुन लिया और बहुत सारे लोगों की जबानी सुन लिया कि किस तरह ये सारे लोग रॉ के एजेंट बने हुए थे, किस तरह कराची में कत्लेआम कर रहे थे, किस तरह कराची का अरबों और खरबों रुपया यही सारे लोग बाहर लेकर चले गए। देखिए ये सारे लोग आज इल्जाम लगा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर। मैं पूछता हूँ कि यही सारी क़यादत तो उधर कराची में 9-0 में बैठी हुई थी। यही फारूक सत्तार साहब थे, यही खालिद मकबूल साहब थे, यही मुस्तफा कमाल साहब थे, जितने लोग हैं सारे ये लोग थे। तो सारे कारनामे जो कराची में अंजाम दिए, अल्ताफ साहब खुद तो आगे नहीं अंजाम दे रहे थे, अंजाम तो यही लोग दे रहे होंगे, इन्हीं के जरिए से दिए जा रहे होंगे। तो कराची के लोग इनका चेहरा पहचान चुके हैं। कराची में पीटीआई को बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट दिए। आज भी लोग पीटीआई को, जमात इस्लामी को पसंद करते हैं, लेकिन एक बात अपनी जगह है कि पीटीआई को भी जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। ठीक सर, बिल्कुल ठीक। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह लेना चाहिए, पॉलिटिक्स को जंगो जदल का मैदान नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। मुझे इजाजत दें, हमारे पीपल्स पार्टी के मेहमान सर, वो उन्होंने बहुत सारी तनकीद सुनी है खामोशी के साथ, मैं उनको जवाब देने का मौका देना चाहता हूं। शेख मास फिरोज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। कराची के अंदर पीटीआई अपना वोट बैंक मोबिलाइज करना चाहती है, कराची के इश्यूज अपनी जगह खड़े हुए हैं, डेवलपमेंट के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, दूसरे हों, आपका ओपिनियन सर पूरी सूरत हाल पे? अभी अरशद वोरा साहब का भी सुना, सैफुद्दीन साहब की भी तनकीद बराए तनकीद मैंने सुनी, जो हमेशा से हम सुनते हुए आ रहे हैं। जमात ने हमेशा तनकीद ही करी है, काम करने के बजाय इन्होंने तनकीद ही करी है। इनके आज भी इनके टाउन चेयरमैन है, आज जिसको कहते हैं इनके जो इनके पर्सनल जो हल्के हैं, जिस तरह PS 129 देख लें आप, जो हाफिज नईम साहब का हल्का है, जहाँ से वो सीट जीते हुए आज तक अपने हल्के में एक मरतबा इन्होंने कदम नहीं रखा होगा इन्होंने, जहाँ से सीट जीते हुए। उसके अलावा उसके अलावा जो हमारे अभी जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी 85-86 अरब रुपए का अभी एक नया पैकेज ऐलान करा है। उसके अलावा इंडस्ट्री जो हमारा इंडस्ट्री की डेवलपमेंट का एक बुरा हाल था, इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बुरा हाल था, उसके लिए अभी इसको कहते हैं 9 अरब रुपए मुख्तस करे गए हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर के जो ताजिर हजरात हैं उनको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि उसके ऊपर काम करा जाए। तो जितना हो सकता है, जितने फंड है हमारे पास, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है हुकूमत की और क्या नाम है लोगों की, सिंध की आवाम की, सिंध ने हमेशा इसको कहते हैं पीपल्स पार्टी को पसंद करा है। पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध में इंटीरियर में भी काम करा है और बारह शहरों के अंदर भी काम करे, इस तरह कराची है, हैदराबाद है, उसके अलावा दीगर मीरपुर खास है, सब जगह डेवलपमेंट का जो मैक्सिमम काम हो सकता है वो कर रहे हैं और करते आएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो विफाक के हमारे मंसूबे हैं, जो विफाक काम कर रही है, उसके अंदर आपको पता है, इसको कहते हैं उसके अंदर तो मसाइल आते ही आते हैं। तो उसको बैठ के मेयर साहब भी लगे हुए हैं, मेयर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल बैठ के हल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है, यही कोशिश है हमारी कि उसको जल्द से जल्द उन मंसूबों को पूरा करा जाए, चाहे वो ग्रीन लाइन हो, चाहे वो K4 का मंसूबा हो। शेख साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं अगर फाइलें खोलूंगा तो कराची के अंदर हजारों अरब लग चुके होंगे, लेकिन मैं जब कराची में घूमूंगा तो मुझे कोई 100 अरब भी मुश्किल से नजर आएगा सर। कराची देखें, कराची इतना बड़ा शहर है, तो कराची के अंदर आप कह रहे हैं कि फाइलों के अंदर हजारों अरब रुपए लग चुके हैं। तो वो हजारों अरब अगर आप फाइलें नहीं खोले, आप काम देखें जाके, जिस तरीके से जो आज काम हो रहा है, जो चीजें, जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, कि हमारे पास फंड नहीं है, पब्लिक PP जो हम लोग लेके आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो भी इसी वजह से लेके आए कि भाई सूबे के पास फंड नहीं है, सूबे के पास पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है जितनी सूबे को जरूरत है।
तो जो मैक्सिमम काम हो सकता है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, करती रहेगी। एक काम मेरी रिक्वेस्ट पे शेख साहब करवा दें, मैं कसम से कह रहा हूं पूरे कराची वाले आपका शुक्रिया अदा करेंगे। सर, लाहौर इस्लामाबाद में पॉलिथीन बैग्स पे मुकम्मल पाबंदी हो गई है, कराची में ये प्लास्टिक की थैलियां खत्म नहीं हो पा रही। सर, इसके लिए आपने कानून बनाया है, अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके ऊपर बिल्कुल, इसके ऊपर दोबारा भी जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब है, इन्होंने इसके ऊपर अभी दोबारा भी एक्शन लिया। कमेटी बैठी हुई है इसके ऊपर, ये पॉलिथीन बैग बिल्कुल साल 2026 के पहले 10 दिन के अंदर कराची में जो नंबर सामने आए हैं, 1000 से कुत्तों के काटने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। पिछले साल 29,000 डॉग बाइट्स रिकॉर्ड हुए थे कराची में, सिर्फ कराची में। अब बताया जा रहा है कि 1000 पहले 10 दिनों में हो गए हैं। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बहुत काम कर रहे हैं। पहले तो बिल्कुल जाहिल तरीके से कुत्तों को मार दिया जाता था और कुछ ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अभी भी कुछ सिमिलर सिचुएशन है। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करूं अपने शो में जो सही आवाज उठा सके। मैं थैंक यू अदा करना चाहूंगा टीपू शरीफ का, जो हमें इस वक्त कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। टीपू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। टीपू, आप एनिमल राइट्स के लिए बहुत वक्त से आप आवाज उठा रहे हैं। मैं देखता भी रहता हूं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से, आप बहुत काम भी करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जो इसमें करंट सिचुएशन कराची वाले फेस कर रहे हैं कि डॉग बाइट्स की वजह से उनके बच्चे, आपको मालूम है रेबीज कितनी खतरनाक है, इसीलिए फौरन से वैक्सीन लगाना, उसको धोना कितना जरूरी है, लेकिन अपने एनिमल्स को बचाने के लिए भी आप आवाज उठाते रहते हैं। प्लीज सिचुएशन के ऊपर आप पहले रोशनी डालिए, फिर अपने सियासतदानों से भी हम इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए इस फोरम पे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हर नज़रिए के हिसाब से इंसानी जान और जानवर की जान सब इम्पोर्टेंस रखती है, सब अहम है। पहली बात तो ये हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। दूसरी बात, अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग जानवरों को पसंद करते हैं मेरी तरह, या जो कुत्तों की जान बचाने की हिमायत करते हैं, उन्हें इंसानों की ज़िंदगी का कोई एहसास नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बखूबी जानते हैं, आपको अंदाज़ा है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। अब आते हैं इस मसले पे। देखिए, पाकिस्तान में कई चीज़ें हमें बताई जाती हैं, बचपन से आज तक बताई जा रही हैं और बताई जाती रहेंगी, लेकिन उनकी असलियत क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि वो कहाँ से जनरेट होती हैं और किस मकसद के लिए जनरेट होती हैं। तो मैं स्टेटिस्टिक्स को तो मानता नहीं हूँ। अब बात आती है रेबीज़ की। रेबीज़ एक वायरस है जो एक हकीकत है, और रेबीज़ वाला कुत्ता यानी रैबिड डॉग अगर किसी को काटे, हर कुत्ता रेबीज़ कैरियर नहीं होता। रैबिड डॉग अगर किसी को काटे तो रैबिड डॉग के काटने से इंसान को रेबीज़ हो सकता है। रेबीज़ को ख़त्म करने का ज़रिया कुत्तों को मारना नहीं है। रेबीज़ को ख़त्म करने का ज़रिया कुत्तों की वैक्सीनेशन है, यानी उनको टीका लगाना है। वो टीका अगर आप लगा देते हैं तो वो काटना भी कम कर देते हैं। अगर आप उन्हें न्यूटर कर देते हैं, यानी उनकी नसबंदी कर देते हैं, उन्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अफजाइश नहीं हो सकती, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो जारहियत है, जो अग्रेशन है, वो कम हो जाता है। उसके कम होने की वजह से वो काटना कम कर देते हैं। और अगर आप टीके लगे हुए कम अग्रेशन वाले कुत्ते एक एरिया में रहने देते हैं तो वहाँ पर बगैर टीके लगे हुए अनन्यूटर्ड कुत्ते नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो वहाँ मौजूद होंगे वो प्रोटेक्ट करते हैं उस जगह को। तो उनकी प्रोटेक्शन की वजह से दूसरे कुत्ते वहाँ नहीं आएंगे। आज मैं ये 10 कुत्ते मार देता हूँ, परसों वहाँ पर दूसरे होंगे। क्यों? क्योंकि जो हुकूमती पॉलिसी है, जो सरकार काम कर रही है, उसकी वजह से वहाँ पर कचरा भी फेंका जाता है, वहाँ पर लोग गंद भी डालते हैं, वहाँ पर हर किस्म की चीज़ें, जिसकी वजह से वो कुत्ते वहाँ आते हैं। आज आप ख़त्म कर दें, 10 और आ जाएंगे। हुकूमती पॉलिसी क्या है टीपू, और क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? सर, दुनिया में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा फ्रांस की, तुर्की की, हॉलैंड की, तो आप यकीनन मुझे ये बोलेंगे कि भाई ये तो ममालिक हमसे सदियों आगे हैं, तो इनसे हमारा क्या मवाजना, क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने रिसर्च के ज़रिए आपके पास जो स्टैट्स लेके आया हूँ, मैं भी कुछ स्टैट्स लेके आया हूँ, आप उन्हें माने या ना माने, या सरकार उन्हें माने या ना माने। हमारा पड़ोसी मुल्क, जैसे हम पड़ोसी मुल्क कहते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बात मैं इंडिया की कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत सारे शहरों में बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन, न्यूट्रिंग की कैंपेन चलाई गई और चलाई जा रही है। वहाँ पर भी कोर्ट्स ने एक ज़माने में ये कहा था कि ये इल्लीगल है जानवरों को इस तरह इनह्यूमेन तरीके से, यानी गैर इंसानी तरीके से, यानी बेरहम तरीके से मारना, उन्होंने मना कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर कुत्तों की आबादी पे भी फ़र्क पड़ा, काटने पे भी फ़र्क पड़ा। आप सोचें, वहाँ पर ऐसे शहर भी मौजूद हैं जैसे जयपुर है, जहाँ पे उन्होंने बाकायदा जानवरों के फीडिंग पॉइंट्स बना दिए हैं। फीडिंग पॉइंट्स पे आप जाके खाना डालें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता, वहाँ पे मसले मसाइल भी ख़त्म हो गए। इंडिया को साइड पे किया, श्रीलंका पे आ गए। श्रीलंका ने आज से 5 साल पहले न्यूट्रिंग स्पेइंग कैंपेन स्टार्ट की, जिसकी वजह से 90% रेबीज़ ख़त्म हो गया है वहाँ पे।
90% रेबीज खत्म हो गया। आप ये रिसर्च करके मालूम कर सकते हैं, ये कॉमन नॉलेज है, हम में से हर कोई पहुंच सकता है। थाईलैंड ने कुत्तों पे काम किया, उन्होंने भी न्यूट्रिंग करनी शुरू की। अब वहां पर इतनी आबादी रह गई है कि उन्होंने बाकायदा जानवरों को टैग कर दिया है। वो एक्चुअली मैनेज करते हैं कि अब कितने कुत्ते रह गए, कहाँ कहाँ पे कितने, इस इलाके में इतने, गुलशन में इतने, गोलीमार में इतने, जौहर में इतने, क्लिफ्टन में इतने, वगैरह वगैरह। लास्ट बात, बांग्लादेश भी यही काम कर रहा है, वहां पर भी इसी चीज के नतायज हैं। तो भाई जब इन ममालिक में हो सकता है तो बांग्लादेश और श्रीलंका से तो पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद आज भी सुपीरियर है ना। तो पाकिस्तान में साइंस के जरिए क्यों नहीं काम किया जा सकता? मैं ये नहीं कहता कि कोई इंसान नीयत से किसी चीज को मारना चाहता है। हम जनरली एक मुसलमान कौम है और मैं अभी भी मानता हूं कि हर मुसलमान के अंदर थोड़ा सा अल्लाह का खौफ अभी भी बाकी है। मुझे अपनी कौम से बहुत उम्मीद है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं, सॉरी आपकी बात काटी, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप लोगों के सामने ये पॉइंट्स रखेंगे कि जी हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, तो वो मुझे यकीन है कि ज़्यादातर पब्लिक ये कहेगी कि आप इन्हें मारे नहीं, कोई और रास्ता है तो वो कर लेते हैं। क्योंकि लोगों को भी जनरली नहीं पसंद, हमारी फैमिली टाइप एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की, यहाँ लोग नहीं पसंद करते कि बिला वजह किसी की मारा मारी करें। बिल्कुल ठीक। अब इसके ऊपर हमारे सियासतदान क्या कहते हैं? अरशद वोरा साहब, योर ओपिनियन सर। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा और मैं इनकी बात को एंडोर्स करूंगा कि देखें ये जो प्लान है बिल्कुल, और ये कोई बहुत मुश्किल प्लान नहीं है, इट्स वेरी इजी। और जिन मुल्कों की इन्होंने मिसाल दी बिल्कुल वहां पर ये हुआ है। आप कुत्तों की जो है वैक्सीनेशन प्लस उनकी न्यूट्रलाइजेशन करें, उससे उनकी पॉपुलेशन में भी जो है ग्रेजुअली कमी आएगी विद टाइम। और फिर जो है वहां पर आपको इलाके वाइज, जैसे इन्होंने बताया है कि वहां पे आपको जियोग्राफिकली एक सिटी की पता होगा कि किस इलाके में कितने कुत्ते हैं, उनकी टैगिंग भी हो सकती है, उनकी फीडिंग भी हो सकती है। लेकिन जैसा भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है कचरे की वजह से, देखें हर कचरा कुंडी पर आपको कुत्तों का एक अंबार नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है क्लीनलीनेस जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कराची जैसा शहर जहाँ पे जो है हजारों टन कचरा जो है वो रोजाना पैदा होता है, उसको उठाने का, आधे को भी उठाने का इंतजाम नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर हम वेरी अनफॉर्चुनेट हम कुत्तों की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपने वाकया देखा होगा वो गुलशन वाला कि एक बच्चा गटर में गिरकर मर गया था, उसके बाद 2 वाकयात और हो गए। तो हम सीख ही नहीं रहे। ये वाला जुमला सर बहुत सुनने को मिलता है कि यहाँ तो ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप एनिमल राइट्स की बात करने आ गए हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप तो यहाँ आपको इंसानों की जानों की कदर नहीं है, तो जानवरों की कदर बिल्कुल जानवरों की भी होनी चाहिए, इंसानों की भी होनी चाहिए। लेकिन ये सारा जो है गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। गुड गवर्नेंस पे अगर हम बात करें, देखें अभी बात हो रही थी फंड्स की कि फंड्स जितने थे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर आपको याद हो 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, और उन्होंने 50 बसें लेकर आए थे। कोई नई बसें थी, वो छोटे साइज की थी, जो आजकल आपको बड़ी बसें नजर आ रही हैं जो 200 लाए हैं, वो नहीं थी। आप यकीन करें वो शारा फैसल पे चलती थी। आज उसमें से मुझे एक बस दिखा दें, वो एक बस भी वो कहाँ है, कहाँ चली गई वो बसें? कोई तो पूछे इनसे कि वो बसें आप लाए थे वो कहाँ हैं? शहर में नहीं है वो बसें। जब ये बसों की बात करते हैं कि हम 2200 बसें ला रहे हैं, 400 बसें ला रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक फौरन इमीडिएटली अपनी रिपोर्ट जारी कर देता है कि कराची नीड्स 15,000 बसेस। अब यहाँ पर आप जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आप उन इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, वहां पे आपको बसें नजर नहीं आएंगी। कराची जो है वो शारा फैसल नहीं है। जो बस नहीं आती है, हम जो है वो उसको मलिर से जो है वो शारा फैसल से टावर तक का रूट दिया जाता है। भाई कराची की एक रूट नहीं है, कराची जो है इसकी हजारों रूट्स हैं। आपको उन तमाम रूट्स को एड्रेस करना है। यूनिवर्सिटी रोड पे जो रहते हैं वो लोग शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे तो इतने साल हो गए हैं, आधे घंटे का सफर 2 घंटे का हो गया, शिफ्ट ही हो जाए तो बेहतर है, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। कराची जो है इंसानों के रहने का शहर नहीं। इजाजत दे सर, एडवोकेट साहब काफी वक्त से सफर कर रहे हैं। एडवोकेट साहब, आपकी नजर में ये प्रॉब्लम सीरियस है, इसको एड्रेस किया जा सकता है, करना चाहिए, हमारी हुकूमत कर रही है, नहीं कर रही है? योर ओपिनियन सैफुद्दीन साहब। सीरियस तो इतना ज्यादा है कि डॉन की रिपोर्ट अगर देखें तो पिछले साल 42,000 लोगों को कुत्ते ने काटा और 25 लोग जो हैं अपनी जानों से गए थे। देखिए इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ेगी और शॉर्ट टर्म भी करनी पड़ेगी। देखिए ग्राउंड रियलिटी है कि इस वक्त कुत्तों की इतनी बहुतात है, पूरी दुनिया में इस तरह कुत्ते कहीं पर भी झुंड के झुंड घूमते हुए नजर नहीं आते। बात जो हो रही है ना इंसानी जान की और कुत्ते की जान की, देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है, इंसानी जान की बहुत ज्यादा हुर्मत है, इंसानी जान बहुत ज्यादा कीमती है।
अगर जानवर की जान इतनी ज्यादा कीमती होती ना तो आज हजारों की तादाद में बकरे, दुम्बे, गाय आप ज़िबा कर करके दिखा रहे होते। जो यूरोपीय ममालिक जानवरों के राइट्स की बहुत बात करते हैं, वहां पर भी सारे जानवर खाए जाते हैं। देखिए, इस वक्त मसला ये है कि हमारे यहाँ कौंसिल को बाईलॉज बनाने चाहिए थे स्ट्रे एनिमल्स के, स्ट्रे डॉग्स के डिस्पोजल के। हमारा जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसका शेड्यूल 8 है, उसकी जो 8 है वो ये कहती है कि लोकल गवर्नमेंट बाईलॉज बनाएगी। केएमसी ने, आप कह रहे हैं ना कि केएमसी या गवर्नमेंट, इनके पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है ना। आपके डिस्पोजल वर्ड के ऊपर टीपू साहब को शदीद एतराज है। नहीं, मुझे एतराज नहीं है, वो डिस्पोजल में वो भी चीज सर नहीं, आप सही कह रहे हैं। डिस्पोजल हर तरह हो सकता है, डिस्पोजल हर तरह हो सकता है, डिस्पोजल करने के एग्जैक्टली तरीके हो सकते हैं ना, सिर्फ मारना ही डिस्पोजल नहीं है इसका। लेकिन बात अपनी जगह ये है कि इसका जो हंगामी तरीन सूरत हाल है ना, कि इस तरह सिर्फ इस महीने के अंदर 1000 के करीब लोगों को कुत्ते ने काट दिया। 10 दिन बोले, 10 दिन, महीना ना बोले, 10 दिन 10 दिन के अंदर। तो देखिए, इस वक्त जो भी है इसको हमें हंगामी तौर पर लेना पड़ेगा। और ये जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो बता रहे हैं कि कैस्ट्राइजेशन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो इस वक्त बिल्कुल करें, आप जरूर करें, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपको इन कुत्तों को जो भी आप करना है, अगर मारना है तो मारना भी पड़ेगा, क्योंकि इंसानी जानें जो है इसके नतीजे में ज़ाया हो रही हैं। लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। और मुर्तज़ा साहब ने जो भी कहा ना कि मैं अगर किसी और इलाके में पूछूंगा तो सब कहेंगे कुत्तों को मारें, और क्लिफ्टन में कहूंगा तो वहां लोग कहेंगे नहीं मारें। भाई, क्लिफ्टन के लोगों ने तो अभी पार्कों पर कब्जे के खिलाफ भी बड़ा मुजाहरा किया था, एहतजाज किया था। वहां के पार्क जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी मेरा इलाका है वो सर, जो पार्टियों को दे रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं सर। इजाजत दें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल करें। एडवोकेट साहब, सो सॉरी टू इंटरप्ट। शेख मास साहब, योर ओपिनियन। बिल्कुल ठीक। शेख मास साहब, आपकी राय हुजूर। अब देखें, कराची के अंदर जो पोजीशन है, कराची के अंदर हजारों टन के हिसाब से डेली का कचरा जो है प्रोड्यूस होता है, सही है। तो उसके लिए इमरजेंसी सफाई ऑपरेशन हम लोगों ने शुरू करा है। उसके अलावा हमने थर्ड पार्टी इसको कहते हैं मॉनिटरिंग, हमने इसको कहते हैं सॉलिड वेस्ट के थ्रू हमने कचरे को ठिकाने लगाने का इंतजाम करा है कि भाई कचरा इसको कहते हैं कि एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के थ्रू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपको पता है, हमने उसको भी इन करा कराची के अंदर कि भाई कचरे को उठाएं, कचरे को इसको कहते हैं यानी कि उसको ठिकाने लगाया जाए। और जहां तक बात है अपना क्या कहते हैं रेबीज और कुत्तों की जो कहते हैं जो बात हो रही है, तो रेबीज जो है यानी कि कुत्तों के अंदर मेरे हिसाब से 2 से 5% होता है, 2 से 5% कुत्तों को होता है जो पागल कुत्ते होते हैं। तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन सिस्टम और रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का हम लोग अभी आगाज कर रहे हैं कि भाई जो ये कुत्ते हैं इनकी तो कहते हैं ना वैक्सीनेशन होनी चाहिए। आवारा कुत्ते जो है इनकी न्यूट्रिंग होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन हो कि भाई किस इलाके के अंदर क्या पोजीशन है। तो वो उसके ऊपर भी बिल्कुल इसको कहते हैं डॉग बाइट्स के ऊपर भी बिल्कुल वर्किंग चल रही है और इंशाल्लाह इसके ऊपर बिल्कुल हम काम करेंगे। इसमें हेल्पलाइन भी आ रही है और फिर हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, एक मोबाइल ऐप भी बना रहे हैं जो अभी हमारे मेयर साहब इसको कहते हैं इसके ऊपर एक्शन लिया है। तो इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर काम चल रहा है। और जो आपको पता है जो कहते हैं जिस तरह ह्यूमन राइट्स है उस तरह एनिमल राइट्स है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम इसको वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन सिस्टम और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाए किस इलाके में क्या पोजीशन है, ताकि उस इलाके में जिस इलाके के अंदर ज्यादा है उस इलाके में ज्यादा काम करा जाए। और इसके लिए तो कहते हैं ऐप की मुतारिफ कराई जा रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है। टीपू, योर क्लोजिंग रिमार्क्स बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, सर मेरी सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी इन तीनों हजरात को सुनने के बाद कि हम सब किसी ऐसे पहलू पे नहीं है जिसमें हम बिल्कुल ही जंगली हो जाएं और हम किसी चीज़ का पे कत्लो गारत करने के लिए जा रहे हो। बात सीधी सी है, साइंस ने ये प्रूव किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ का सेहत का इदारा है वो कहता है कि कलिंग करने से यानी कुत्ते मारने से रेबीज़ ख़त्म नहीं होता किसी भी माशरे में। रेबीज़ सिर्फ टीकों से ख़त्म होता है और टीके लगेंगे तभी रेबीज़ ख़त्म होगा, उसके बगैर भी उस बीमारी से जान नहीं छूटेगी। काटना, ठीक करना, जब तक आप न्यूटर नहीं करेंगे तब तक वो काटना बंद नहीं करेंगे। वो दूसरी जगह, उसकी जगह दूसरा बैच आ जाएगा, उसकी जगह दूसरा बैच आ जाएगा। हम ये साइकिल जो एक महंगा साइकिल है वो रिपीट करते रहेंगे और अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, अपनी आवाम से, साइंस का साथ दें। बरतानिया का निज़ाम जो 150 साल पहले था वो जा चुका है। वो लोग मारते थे, उस वक्त कोई रास्ता नहीं था, अभी ये रास्ता है जो दूसरे मुल्कों में कामयाब है। आइए मिलके करते हैं। मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ वोरा साहब को भी, सैफुद्दीन साहब को भी, शेख साहब को भी, मुझे बिठाएं, मेरे साथ और दोस्त हैं। और जज़ाकल्लाह आपका, आपने इस पहलू को मैं समझता हूं एक और एंगल भी है टीपू कि हमें अपने बच्चों की भी सही तरबियत करनी है कि वो अगर घर के बाहर कोई जंगली कुत्ता देखे तो उसको पत्थर ना मारें, कोई भूखा कुत्ता देखे तो उसको थोड़ा खाना ही डाल दें, रादर देन उनको पत्थर मारना। और फिर जाहिर बात है वो कांटे का पत्थर मारने के बाद फिर आप कहेंगे डॉग बाइट्स। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक, लास्ट बात कह दूं जल्दी से,
ट्रीटेड कुत्तों को, पले हुए कुत्तों को, स्टेरलाइज कुत्तों को अपने इलाके में रखेंगे ना, दूसरे जानवर वहां नहीं आएंगे, न्यूटर हो जाएंगे, खुद ही वहां से आबादी कम होती जाएगी। और ऐसा हुआ है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातें बहुत होती हैं, काम कुछ खास नजर नहीं आता है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जिस तरह मौसमियाती तब्दीलियां हर इंसान को फील हो रही हैं। कराची में वैसे सर्दियां दिसंबर में आ जाती थी, लेकिन जनवरी में जो सर्दी महसूस हुई है वो दिसंबर में नहीं हुई थी। बिजाई कटाई का वक्त किसानों के लिए बदल गया है। पहले नवंबर में गंदम काश्त की जाती थी, अब दिसंबर की एंड तक गंदम काश्त हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो फरवरी तक भी कटाई कर पाएंगे, क्योंकि मौसम बदल गया है। हम कब तैयार होंगे इस मौसम की तब्दीली के लिए? हम कब रियलाइज करेंगे कि हमें सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए? हमें कब एहसास होगा कि हमें वन टाइम यूज प्लास्टिक बंद करने की जरूरत है? हम गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मैं वेलकम करना चाहूंगा इस गुफ्तगू में फारूक अहमद साहब को, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। फारूक अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच। और टीपू शरीफ भी मेरे साथ मौजूद हैं सेगमेंट के अंदर। फारूक, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। बड़ी पॉलिसियां बनती हैं, बड़ी हम कॉप कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के वफद जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, VIP तरीके से ट्रैवल, रहना, खाना पीना सब कुछ, बातें बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, काम कुछ नहीं होता है। अभी भी पॉलिसी बनी हुई है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, जबकि वी ऑल कैन फील द डिफरेंसेस एंड द चेंजेस कमिंग इन आवर क्लाइमेट एंड आवर सराउंडिंग्स। आपका ओपिनियन फारूक अहमद? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस क्रूशियल टॉपिक पे बात कर सकूं। हम जब पढ़ रहे थे बैक इन अर्ली 2000s, तो उस वक्त हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बातें करते थे, दे यूज्ड टू बी इन फ्यूचर टेंस। अब अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट चेंज है वो फ्यूचर टेंस नहीं है, इट इज़ अ रियलिटी दैट इज़ हिटिंग अस वेरी हार्ड राइट नाउ। और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जो पाकिस्तान में हुए हैं, तो उनकी इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। पहले जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड इवेंट्स होते थे, लेट से 50 साल में, 100 साल में, नाउ दे आर हैपनिंग एवरी 10 years, एवरी 5 years। और वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द हमारे पास ये वाले डिजास्टर तकरीबन हर साल या उससे भी कम इंटरवल से हमारे पास आने शुरू हो जाएं। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी तकरीरें होती हैं, बिग डेलीगेशंस जाते हैं, एंड देन देयर इज नथिंग ऑन द फॉलो अप। तो ये अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू, और हर साल हम इस उम्मीद से होते हैं कि चले इस साल पिछले साल से बेहतर होगा, बट स्टिल स्टैंडिंग इन 2026 जो आज से 10-15 साल पोजीशन थी या सिचुएशन थी, आई थिंक आज भी वही है। टीपू, क्लाइमेट चेंज वेरी बिग इशू। हम सैलाब हर दूसरे साल देखते हैं, हमारे यहाँ फ्लैश फ्लड्स, रिवराइन फ्लड्स, हर किस्म के फ्लड्स आते हैं। हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट का मसला है, हमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करना नहीं आता, हम वन टाइम प्लास्टिक यूज करना बंद नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो थैली, कराची में अभी तक वही पॉलीथीन बैग मिल रहा है, जबकि लाहौर इस्लामाबाद में कपड़े वाली थैली आ गई है। आर वी सीरियस अबाउट क्लाइमेट चेंज और नॉट? टीपू, देखिए, बात हो रही है तलहा, तो बात का मतलब है कि कुछ तो है ना जो डिस्कशन किया जा रहा है। अब ये चीज़ें आगे कब बढ़ेंगी वो देखने वाली बात है। अब सर ने अभी बात की थी कि अर्ली 2000s में जब वो तालीम हासिल कर रहे थे तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें सुनी। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। अजीब सी बात है, मैं बचपन में बहुत अजीब सी रीडिंग करता था। हमारे घर में रीडर्स डाइजेस्ट, टाइम और न्यूज़ वीक बहुत आता था। मुझे याद है 1985 में ग्रीन हाउस इफेक्ट की बातें होनी शुरू हो गई थी। उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर का टूटना, उसमें सुराख होना, ये सारी चीज़ें। सिर्फ एक लफ्ज़ मैं कहूँगा जो बहुत सारी बीमारियों का हल है, फॉरेस्टेशन। दरख्त लगाएं, जितने लगा सकते हैं वो वाले दरख्त लगाएं जो उस इलाके की लोकल। आपने भी शायद हजारों दरख्त लगाए थे? जी, मैंने बहुत लगाए हैं। हर साल जून जुलाई में मैं लगाता हूँ। कुछ ज़ाया हो जाते हैं, कुछ लगे रहते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। कराची में कई मिलिट्री बेसिस पे मैंने प्लांटिंग की, अपने घर के इर्द गिर्द प्लांटिंग की। उसके अलावा लियारी एक्सप्रेसवे का जो रास्ता है जो गुलशन सोराब गोट से शुरू होता है, उसके बीच में और लियारी पे एंड होता है, उसके बीच में भी कई हज़ार दरख्त मैंने लगाए हैं ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। कोविड के दौरान भी लगाए हैं मैंने दरख्त, जब कोई भी बाहर नहीं निकलता था तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है। जबकि कराची में पानी बड़ा महंगा है। हाँ, पर लियारी एक्सप्रेसवे के अंदर जो पानी जा रहा है, जहाँ पे वो समंदर को मीट करती है, वहाँ पे हम बहुत सारे केमिकल्स को जो फैक्ट्रियों से निकले हुए हैं वो अनट्रीटेड समंदर में जा रहे होते हैं, और बहुत सारा सॉलिड वेस्ट उसी समंदर में जा रहा होता है, जिसकी मछली हम खा रहे हैं, जिसके फ़वायद हम हासिल कर रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्टिंगली दरख्त बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। छोटी छोटी 2-3 बातें करूँगा, दरख्त क्यों इंपॉर्टेंट है। दरख्त ज़मीन में जब घुसते हैं, जब उनकी जड़ें फैलती हैं, तो वो जड़ें एक नेटवर्क बनाती हैं जो आने वाले सैलाबों को तोड़ता है। ये ऐसे है जैसे ये लहर है, ये सामने एक जंगल है, तो जब लहर आएगी ये तोड़ देगा उसके फ्लो को,
प्रेशर टूट जाता है सैलाब का, तो सैलाब जो नुकसान हर साल पाकिस्तान में ज़रई ज़मीन पे और रिहायशी ज़मीन पे पहुंचाते हुए जा रहे हैं, वो जंगलात की वजह से, दरख्तों की वजह से कम हो सकता है। अगर ख़त्म नहीं हो सकता तो बहुत कम हो सकता है, वरना हर साल बढ़ते रहेंगे और ज़रई आबादी के साथ साथ, ज़रई अराजी के साथ साथ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो भी ख़त्म होती जाएगी। दूसरी बात, जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ पर सॉइल इंप्रूव होती रहती है, क्योंकि वो जोड़ के रखते हैं मट्टी को, एरोजन नहीं होती। एरोजन का मतलब है मट्टी का फटना। जब मट्टी फटती है तो उसमें आप कुछ भी नहीं लगा सकते, कपास भी नहीं लगा सकते, गंदम भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते। दरख्त लगाएं और डेडिकेटेड लॉज बनाएं पॉलिसी के तहत कि जी इस जगह से जंगल को नहीं काटा जाएगा। वो जंगल अगर नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता सांस भी खत्म हो जाएगी आपकी, गंदम आपको उतनी सांस नहीं देगी जितना दरख्त देंगे। वेल सेड टीपू। मैं आखिर में फारूक साहब आपकी रिकमेंडेशंस भी चाहूंगा प्लीज। देखें, टीपू ने बड़ी अच्छी बात की, और जो इन्होंने फ्लड्स की बात की, तो पाकिस्तान में जितने भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स होते हैं, सो एक अंदाजे के मुताबिक 48% जो लोग अफेक्ट होते हैं वो फ्लड से होते हैं। सो दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल बीइंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट डिजास्टर, वो फ्लड से है। सो इन्होंने जो बात की दरख्त लगाना, अब अगर दरख्त मैं कराची में लगाता हूँ तो इसका इम्पैक्ट और है, और वही दरख्त अगर मैं किसी कैचमेंट एरिया में लगाऊंगा जहां से सैलाब या दरिया ओरिजिनेट होते हैं, तो उनका इम्पैक्ट और है। सो आई थिंक हम एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी लेके जाएं कि पाकिस्तान की जियोग्राफी और जियोलॉजी, और दूसरा वो जो अक्सर लोग कहते हैं ना, कायदे आज़म ने जो प्लॉट लिया, सो वो हमारा एक लीनियर डायरेक्शन में मुल्क है, तो उस हिसाब से हर रीजन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और वहाँ पे जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक अडेप्टिव और रिजिलियंट प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लान्स हमारे पास हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्लान्स किसी मुल्क के अच्छे प्लान्स हमने कॉपी पेस्ट करके रख तो दिए हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कर नहीं सकते। सो वी नीड टू डेवलप पॉलिसीज जो कि हम ऑर्गेनिकली और अपने रिसोर्सेज में रहते हुए कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टीपू शरीफ साहब, दोनों मेहमानों का बेहद का इख्तिताम होता है। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आई सी यू ऑन मंडे, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।